हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री 97 पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो पटवार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आज हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात जिसका आरंभ हुआ वो थी वैदिक सभ्यता। जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता अपने पीक पर थी उस समय वैदिक सभ्यता का आरंभ माना जाता है। तो हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों, वैदिक जो सभ्यता है इसका जो समय था वो था 1500 बीसी से 600 बीसी। वैदिक जो सभ्यता थी वो मुख्यतः दो भागों में विभक्त। एक जिसे हम बोल सकते हैं पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, पूर्व या ऋग्वैदिक काल। दूसरी थी वो थी उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय था वो था 1500 से 1000 बीस। उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 से 620। तो हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के दो भागों की। पूर्व वैदिक जो समय था या जो ऋग्वैदिक समय था, इस समय एक ही वेद था, वो था ऋग्वेद। इस समय सिर्फ ऋग्वेद की ही रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल के समय तीन जो वेद थे, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। तो हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल के समय की। इस समय तांबे का आविष्कार हुआ था। मनुष्य ने तांबे का प्रयोग था वो प्रारंभ किया था। उत्तर वैदिक काल के समय लोहे का आरंभ हुआ था, अर्थात लोहे की खोज हुई। तो हम बात करते हैं इस समय तांबा। इस समय तांबे का आविष्कार हुआ था। उत्तर वैदिक काल के समय लोहे का आविष्कार हो चुका था। तांबे को इस समय अयस्क कहा जाता था। अयस्क, लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। हम बात करते हैं ऋग्वेद काल के समय की। इस समय एक ही वेद था, वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद की जो रचना की थी वो की थी विश्वामित्र द्वारा। दोस्तों, ऋग्वेद में जो कुल मंडल है उनकी संख्या है 10। तो हम बात करते हैं ऋग्वेद काल के ऋग्वेद की। इसमें कुल 10 मंडल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मंडल है वो 10वां मंडल है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। और वर्ण व्यवस्था थी वो 4 भागों में विभक्त थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके अलावा इसका जो तीसरा मंडल है, इस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख। और गायत्री मंत्र के जो रचयिता थे वो थे विश्वामित्र। और ये सती सावित्री को समर्पित है। इसके अलावा हम बात करते हैं 7वें मंडल की। इसमें दासराग्य युद्ध का वर्णन है। दासराग्य युद्ध हुआ था अनार्यों और सिंधुवासियों के मध्य। आर्य व सिंधुवासी। हम बात करते हैं 9वें मंडल की। 9वां मंडल
सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता। इस तरह हमने बात की ऋग्वेद की। इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वेद कालीन में वो कर्म आधारित थी। जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही बन जाएगा। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म आधारित थी। हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के समय की। इस काल के समय जो वेद थे वो थे सामवेद, सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। इसका जो ब्राह्मण है वो कहलाता है उद्गार। हम बात करते हैं सामवेद की। इसे संगीत आधारित वेद भी कहा जाता है। संगीत आधारित वेद या इसे जैमिनीय संहिता भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं अथर्ववेद की। ये वेदों में नवीनतम वेद है। इसका जो उपवेद है वो है शिल्प वेद। इसे जादू टोने पर आधारित वेद भी कहा जाता है। ये जो वेद है भारतीय चिकित्सा पर आधारित वेद है। भारतीय चिकित्सा आधारित। बात करते हैं तीसरे वेद यजुर्वेद की। यजुर्वेद है उसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद। ये दो भागों में विभक्त है, गद्य शैली व पद्य शैली। इस प्रकार हमने बात की तीनों वेदों की। पहला जो वेद था ऋग्वेद, वो ऋग्वेदिक काल के समय या पूर्व वैदिक काल के समय लिखा गया था। तीन जो वेद थे सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, वो उत्तर वैदिक काल के समय लिखे गए थे। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यनेक, उपनिषद, वेदांत, महाभारत, रामायण, ये भी उत्तर वैदिक कालीन समय में ही लिखे गए थे। तो हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के समय की। हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथों की, जिसमें उपनिषद, उपनिषद है वो इनकी संख्या कुल 108 है, जिसमें से मुख्य जो उपनिषद है वो है 10। इनके नाम लिखता हूं मैं। ईश, केन, कंठ, ऐत्रेयी, तैत्रेयी, छांदोग्य, जाबालो, बृहदारण्यक, मुंडकोपनिषद। बृहदारण्यक जो उपनिषद है वो है सबसे बड़ा उपनिषद। मुंडको जो उपनिषद है, भारत का जो ध्येय वाक्य है दोस्तों, सत्यमेव जयते, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सबसे छोटा। सत्यमेव जयते,
सत्यमेव जयते का जो वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि भारत का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आंसर है मुंडकोपनिषद। इसके अलावा हम बात करते हैं वेदांगों की। वेदांगों की कुल संख्या है वो 6 है। 6 वेदांग है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांगों की जो कुल संख्या है वो 7 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं महाकाव्यों की, जिसमें महाभारत की जो रचना की थी वो वेदव्यास द्वारा। कुल श्लोक 1,00,000। अध्याय, इसमें अध्याय है वो है 10। हम बात करते हैं रामायण। रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। इसमें कुल श्लोक है 24,000। अध्याय है वो है 7। इस प्रकार हमने महाकाव्य की बात की। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, इसकी जो रचना की वो की वासुदेव। इसका जो संकलन किया, इसका संकलन किया था वेदव्यास द्वारा। तो हमने बात की ब्राह्मण ग्रंथों की। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वैदिक जो सभ्यता थी वो 2 मुख्य भागों में विभक्त थी, जिसका हमने अलग अलग तरीके से अध्ययन किया है। इसके अलावा हमने बात की ब्राह्मण ग्रंथों की। 3 जो मुख्य वेद थे, वेद के बारे में। तो आगे हम बात करते हैं वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, इस समय का जो प्रशासनिक इकाई थी, तो वैदिक कालीन प्रशासनिक इकाई के बारे में हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं वैदिक कालीन प्रशासनिक इकाई के बारे में। वैदिक कालीन जो प्रशासनिक इकाई थी वो 3 भागों में विभक्त थी। पहली थी सभा, समिति और विदत। ये 3 समितियां वैदिक काल के समय थी। सभा थी वो थी उच्च वर्ग की संस्था, उच्च वर्ग की संस्था, जिसमें राजा और मंत्री पद महत्वपूर्ण थे। मंत्री परिषद। समिति की हम बात करें, ये थी पूर्व वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालिक संस्था। इसमें एक कर था, वो था बलिकर। और इस समय ये बलिकर था, ये स्वैच्छिक था, जिसकी इच्छा वो दे सकता है, स्वैच्छिक। इसका जो मुखिया था वो कहलाता था ईशान। एक वैदिक कालीन जो समिति थी, इसका जो मुखिया था वो था ईशान। हम बात करते हैं विदत की। ये थी उत्तर वैदिक कालीन महत्वपूर्ण संस्था, उत्तर वैदिक कालीन संस्था। इस समय बलिकर था, वो था अनिवार्य कर। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी, जो आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता थी। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यताओं की श्रेणी में आती है।
हमने बात की वैदिक सभ्यता के बारे में। हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के समय जो महत्वपूर्ण नदियां थी, उनके जो उपनाम थे, उनकी महत्वपूर्ण नदियां। नदी इधर है इसका उपनाम। दोस्तों जो रावी नदी है उसे उस समय कहा जाता था, वैदिक सभ्यता के समय, पुरुषणी नदी। झेलम नदी इसे कहा जाता था रीतस्ता। सिंधु जो नदी थी उसे कहा जाता था शतुद्री। इसके अतिरिक्त हमने बात की वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक कालीन प्रशासनिक इकाइयों की, वैदिक काल के समय नदियों की। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण नदी थी इसके अंतर्गत, वो थी व्यास नदी। व्यास, इसे विपाशा कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं आर्यकालीन समाज की, जो वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलो दोस्तों, बात करते हैं आज के पॉइंट में हम आर्यों के बारे में, अर्थात वैदिक कालीन सभ्यता हमने जो पिछले पॉइंट में देखी वो पूरी न पूरी रिलेटेड है आर्यों से संबंधित। आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ वो हुआ सिंधु घाटी पतन सभ्यता जो थी उसके पतन के पश्चात भारत में आर्यों का आगमन हुआ। और भारत का जो आर्यों का आगमन हुआ वो हुआ सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, अर्थात जो आर्य आए वो भारत में सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से इन्होंने प्रवेश किया। तो हम बात करते हैं आर्यों के बारे में। तो आर्यों का जो प्रवेश हुआ वो भारत में सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। नक्शा बनाता हूं भारत का। सर्वप्रथम जो आर्य आए भारत में वो आए सप्त सिंधु प्रदेश। ये था सप्त सिंधु प्रदेश। ये जो सप्त सिंधु प्रदेश था 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश था, जिसमें सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब और रावी, व्यास और सतलज जो 7 नदियां थी। ये जो क्षेत्र था आर्यों द्वारा विस्तृत क्षेत्र था। सर्वप्रथम आर्यों ने इसी क्षेत्र में निवास किया। ये जो सप्त सिंधु प्रदेश था वो उपजाऊ था, अत्यधिक कृषि युक्त था, अर्थात जल की जो मग्नता थी। इस कारण आर्यों ने सर्वप्रथम जो अपना स्थायी निवास क्षेत्र बनाया वो बनाया सप्त सिंधु प्रदेश को। तो हम बात करते हैं आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित कथनों की। आर्यों की जो उत्पत्ति हुई वो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग स्थानों से मानी जाती है। मैक्स मूलर महोदय है जिनका मत सर्वाधिक मान्य है। उनके अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का निवास या स्थायी निवास क्षेत्र था वो था मध्य एशिया। यहाँ से आर्यों का जो आगमन हुआ था वो हुआ था भारत में। और ये कथन है मैक्स मूलर महोदय। इसके अलावा आर्कटिक या ध्रुवीय क्षेत्रों के निवासी भी कहा जाता है। आर्कटिक या ध्रुवीय क्षेत्र, ये कथन है लोकमान्य तिलक का। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी है वो इन्हें आल्पस पर्वत के निवासी मानती है। एनसीईआरटी तिब्बत के निवासी। दयानंद सरस्वती के कथन के अनुसार ये तिब्बत के निवासी थे। तो
तो हमने बात की अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतों की, जिसमें सर्वाधिक मान्य मत है वो है मैक्स मूलर महोदय का। जो आर्य भारत के अंतर्गत भारत के अंदर आए वो मध्य एशिया से आए। तो बात करते हैं 7 जो नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है सप्त सिंधु प्रदेश, ये 7 नदियां हैं, सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसे कहा जाता है सप्त सिंधु प्रदेश। दोस्तों ये जो सप्त सिंधु प्रदेश था इसमें आर्यों का सर्वप्रथम आगमन हुआ, ये हुआ ऋग्वेदिक कालीन में, ऋग्वेदिक समय में। ऋग्वेद काल में आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो था सप्त सिंधु प्रदेश। काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि आर्यों का मूल निवास स्थान ऋग्वेद काल के समय था सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सप्त सिंधु प्रदेश। इसके पश्चात जो आर्य थे उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत इस क्षेत्र को अपना निवास स्थान इन्होंने बनाया था और ये क्षेत्र था गंगा यमुना दोआब। उत्तर वैदिक काल के समय उत्तर वैदिक कालीन समय आर्यों का जो मूल निवास स्थान क्षेत्र था वो था गंगा यमुना दोआब। तो हम बात करते हैं आर्यों के बारे में, अन्य जो तथ्य हैं उनकी। कि जो आर्य लोग थे वो सर्वाधिक किस चीज की पूजा करते थे या उपासना करते थे? तो आर्यों द्वारा उपासना की जाती थी या पूजा जो की जाती थी वो थी प्रकृति की उपासना। ये लोग प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते थे। हम बात करते हैं इनकी कृषि की। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि व पशुपालन। हम बात करते हैं आर्यों के बारे में। अन्य जो इनके जो प्रिय देव थे, इनके प्रिय पशु थे, आर्यों का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। आर्यकालीन लोग घोड़े को अपना प्रिय पशु मानते थे। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं गाय की। तो गाय को ये अदन्य श्रेणी में रखे थे। अदन्य अर्थात न मारने योग्य, न मारने योग्य। इसके लिए इन्हें कठोर कारावास की सजा भी दी जाती थी। जो लोग गाय को मार देते थे उस समय उसके लिए कठोर कारावास का प्रवास था। हम बात करते हैं इनके जो प्रिय देव थे, प्रिय देव जिसको हम देवता बोलते हैं, वो थे वर्षा के देव इंद्र। ये इंद्र की सर्वाधिक पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त हम बात करें इनका जो पेय पदार्थ था वो था सोमरस। पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों द्वारा जो लिखित ग्रंथ था उसकी हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आर्यों द्वारा लिखित साहित्य, वो था वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की रचना
आर्यों द्वारा की गई थी। तो हम बात करते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य की जो भाषा थी वो थी संस्कृत, या हम इसे आर्यों की मूल भाषा के रूप में भी कह सकते हैं कि आर्यों की जो मुख्य भाषा थी वो थी संस्कृत। और आर्यों ने जिस वेद या जिस साहित्य की रचना की थी वो था दोस्तों वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य आर्यों द्वारा लिखी थी साहित्य है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं आर्यकालीन अर्थव्यवस्था की। आर्यों की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो था कृषि और पशुपालन। कृषि व पशुपालन, आर्यों की जो अर्थव्यवस्था थी उसका मुख्य आधार था कृषि और पशुपालन। ये आर्य जो थे वो कृषि के लिए सबसे पहले इन्होंने सप्त सिंधु प्रदेश को अपना मूल निवास स्थान या अपना क्षेत्र बनाया था। हम बात करते हैं आर्यों की जो पारिवारिक व्यवस्था थी, ये जो परिवार था वो था पितृसत्तात्मक परिवार, अर्थात पिता को ही सब कुछ माना जाता था। पितृसत्तात्मक परिवार, परिवार का जो मुखिया था अर्थात जो परिवार की सबसे जो छोटी इकाई थी वो थी कुल, और जो कुल का जो मुखिया था वो कहलाता था कुलु। कुल के पश्चात जो दूसरी बड़ी इकाई थी वो थी ग्राम, फिर थी विष, फिर जन, और जन के पश्चात महाजन। पारिवारिक इकाई थी वो थी कुल। परिवार का जो सबसे जो निम्नतम जो स्तर था वो था कुल, और जो कुल का मुखिया था अर्थात जो आर्यों का जो मुखिया था वो कहलाता था कुलु, जिसे हम कुल के मुखिया के बारे में बात की कुलु। इसके पश्चात तो परिवार की दूसरी बड़ी इकाई थी वो थी ग्राम, ग्राम के पश्चात विष, फिर जन और महाजनपद। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आगे धार्मिक आंदोलनों के बारे में। धार्मिक आंदोलन,